नमस्कार। आज हम पढ़ेंगे हमारा गौरव कक्षा 6 का पुस्तक है। पाठ का नाम है, अध्याय का नाम है आरंभिक समाज, अध्याय 2। ठीक है। तो अध्याय शुरू करने से पहले हम आचार्य जी की कोट्स को समझते हैं। एक, काम वो चुनो जिसमें पेट तो चल जाए, लेकिन साथ ही साथ वो होता रहे जिसके लिए पैदा हुए हो। ठीक है ना। काम ऐसा चुनना है जिससे पेट तो चले, ठीक है ना, चल जाए, लेकिन साथ ही साथ वो होता रहे जिसके लिए आप किसके लिए पैदा हुए हो? आप समझ के लिए पैदा हुए हो, आप निष्काम कर्म के लिए पैदा हुए हो। ठीक है ना। आप अ, सारे जगत के सुरक्षा के लिए पैदा हुए हो, अपने आप को समझने के लिए पैदा हुए हो। ठीक है। संसार को समझने के लिए पैदा हुए हो। ठीक है। ये कोट से आचार्य जी की, आप इसे और अधिक से अधिक अच्छे से गहराई से समझना चाहते हैं तो आचार्य जी की वीडियोस से जुड़े, गीता सत्रों से जुड़े। अनेकों लाखों लोग अभी जुड़ चुके हैं गीता सत्रों से। लाखों लोगों की जीवन में बदलाव आ रही है। यूट्यूब में वैसे तो करोड़ों लोग हैं, लेकिन लाइव सत्रों से आचार्य जी से लगभग लाखों लोग अभी जुड़ चुके हैं। और जुड़ने का प्रक्रिया बिल्कुल सिंपल है। आप फॉर्म भरते हैं, आचार्य प्रशांत ऐप डाउनलोड करते हैं, वहाँ से आप लाइव जुड़ने के लिए आप फॉर्म फिलअप करते हैं और आपको फॉर्म फिल कर लेते हैं। ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। आरंभिक समाज, अध्याय 2। सोनाली के प्रश्न। सोनाक्षी के क्या प्रश्न है देखते हैं हम लोग। सोनाक्षी के प्रश्न। सोनाक्षी अपने दादा के साथ मेले में घूम रही थी। क्या कर रही थी? मेले में घूम रही थी। मेले में भीड़ अधिक था। झूले में जब सोनाक्षी ऊंचाई पर पहुंची, सोनाक्षी ने क्या किया? झूले में बैठा। अब झूले पर जब झूला क्या होता है? ऊपर नीचे होता है। तो जब ऊंचाई पर पहुंची सोनाक्षी, तो उसे बड़ी संख्या में आसपास मकान नजर आए। तो उसे क्या हुआ? आसपास बहुत ज़्यादा संख्या में, बहुत ज़्यादा क्या आया? मकान, घर नजर आए। वह सोचने लगी कि क्या लोग हमेशा से ऐसे ही रहते थे? तो वो सोचने लगी कि क्या हमेशा से लोग ऐसे ही रहते थे? झूले से नीचे आकर उसने दादाजी से पूछा। ठीक ना। किससे पूछा? दादाजी से। क्या लोग हमेशा इसी तरह एक साथ रहते थे? दादाजी से पूछने लगा कि क्या लोग हमेशा एक साथ ही ऐसे रहते थे? तब दादाजी ने जी ने उसे बताया। ठीक ना। क्या बताया? अब सुनते हैं। प्राचीन काल में जब मनुष्य इस पृथ्वी पर आया होगा, जब प्राचीन काल मतलब बहुत समय पहले, जब मनुष्य इस पृथ्वी में आया होगा, तो उस समय उसका अपना कोई समाज नहीं था। उसका कोई अपना समाज नहीं था। ठीक। वे अपने भोजन की खोज में इधर उधर भटकते रहते थे। क्या करते थे? भटकते रहते थे। लोग खाने के लिए जंगली जानवरों का शिकार करते थे, मछलियाँ, चिड़ियाँ पकड़ते थे, फल, कंद मूल, दाने, पौधे, पत्तियाँ, अंडे इकट्ठा किया करते थे। ठीक। हमारे उपमहाद्वीप जैसे गर्म देशों में पेड़ पौधे की अनगिनत प्रजातियाँ मिलती है। हमारे उपमहाद्वीप जैसे कि गर्म देशों में, उपमहाद्वीप हमने पढ़ा है, जितने भी पाकिस्तान हो गए, श्रीलंका हो गए, नेपाल हो गए, भूटान हो गए, जितने पड़ोसी देश हैं सभी क्या हैं? उपमहाद्वीप हैं। ठीक है। जितने उपमहाद्वीप है, जैसे कि गर्म देशों में पेड़ पौधे की अनगिनत, जहाँ गर्म देश है वहाँ बहुत सारे पेड़ पौधे की प्रजातियाँ, अलग अलग तरह के पेड़ पौधे देखने को मिलता है। इसलिए हर मौसम में पेड़ से मिलने वाले खाद्य पदार्थ भोजन के महत्वपूर्ण स्रोत थे। इसीलिए क्या होता है कि पेड़ पौधे से मिलने वाला जो फल रहता था वो महत्वपूर्ण स्रोत रहता था खाने के लिए। ठीक है। लेकिन सब पर लेकिन यह सब कर पाना आसान नहीं था। यह सब कर पाना आसान नहीं था। पेड़ पौधे से खाना जुटाने के लिए यह जानना जरूरी है कि कौन कौन से फल खाने योग्य है और कौन सा नहीं, क्योंकि कुछ फल विषैले भी थे। अब देखिए ये इतना आसान नहीं था, क्योंकि कुछ फल क्या होते थे? खाने योग्य होते थे, कुछ नहीं होते थे, कुछ विषैले भी होते थे। ठीक है।
तो ऐसे कई जानवर हैं जो हमसे ज़्यादा तेज भागते हैं और हमसे ज़्यादा ताकतवर भी होते थे। अब देखिए ये क्या हो रहा है, ज़्यादा तेज भागते थे। तो जानवरों के शिकार या चिड़िया या मछलियाँ पकड़ने के लिए उन्हें बड़ा सतर्क, जागरूक और तेज होना पड़ता था। फल भी खाना उतना आसान नहीं था, क्योंकि कुछ फल खाने जैसा है, कुछ खाने जैसा नहीं है, कुछ विषैला है, और जानवर भी उतना आसान से पकड़ में नहीं आता था, ठीक ना। वो बहुत तेज होते थे, ताकतवर होते थे। तो उसके लिए लोगों को भी क्या करना पड़ता था, सतर्क रहना पड़ता था, जागरूक रहना पड़ता था और तेज होना पड़ता था। आज हम उन्हें आखेटक या खाद्य संग्राहक के नाम से जानते हैं। जो ये सब पकड़ते थे, शिकार करते थे, उन्हें क्या नाम से जाना जाता है, आखेटक, ठीक है। खाद्य संग्राहक मतलब भोजन का संग्रह करने वाले, भोजन को जमा करने वाले के नाम से जाना जाता है। आखेटक या शिकारी समुदाय के लोगों को एक जगह से दूसरी जगह पर घूमते रहने के पीछे अनेक कारण थे, ठीक ना। आखेटक जो थे, खाद्य संग्राहक जो खाना जमा करते थे, शिकारी जो थे, वो हमेशा एक जगह से दूसरी जगह घूमते रहते थे। उसके बहुत से कारण थे। पहला कारण क्या था होगा कि वहाँ जो शिकार करने वाले जानवर थे वो खत्म हो जाते थे होंगे, या फल फूल खत्म हो जाते थे होंगे, फिर दूसरे जगह जाते थे होंगे, है ना। देखते हैं, पढ़ते हैं हम लोग। पहला कारण क्या है, एक ही जगह पर ज़्यादा दिनों तक रहने पर वे आसपास के पौधे, फलों और जानवरों को खाकर समाप्त कर देते थे, ठीक ना। दूसरा कारण क्या है जिसके कारण वो एक जगह से दूसरा जगह घूमते थे, दूसरा, जानवर भी अपने भोजन के लिए जगह बदलते थे। देखिए वो तो कुछ जानवरों को खा करके ख़त्म कर देते थे, फलों को ख़त्म कर देते थे, लेकिन जानवर भी तो अपनी जगह को बदलते थे कि उनकी भी भोजन समाप्त हो जाती थी उस जगह, तो वो भी दूसरे जगह चले जाते थे, है ना। अब तीसरा कारण क्या है, अलग अलग स्थानों पर अलग 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 मौसम के पेड़ों और पौधों में फल फूल होते थे। अब अलग अलग मौसम में अलग अलग फूल, जैसे कि अब ठंड के दिन में तो आपका आम का पेड़ में आम नहीं लगेगा, तो ठंड के दिन में ठंड वाला एरिया में जो फल उगता है, सेब उगता है, तो उस एरिया में जाना पड़ता था। तो मौसम के अनुसार जिस तरह के पेड़ में जिस तरह के फल लगते थे, उसी अनुसार से लोगों को यहाँ से वहाँ जाना पड़ता था। अब चौथा कारण क्या है, पानी की आवश्यकता के कारण भी वे घूमते रहते थे, क्योंकि जल स्रोत में हमेशा पानी नहीं रहता था। अब पानी के कारण भी घूमते थे। जहाँ वो एक जगह हैं, उस जगह यदि गर्मी के मौसम में पानी सूख गया, तो वो क्या करेंगे, दूसरी जगह पर चले जाएंगे, क्योंकि जहाँ जहाँ पानी भरपूर मात्रा में होगा, है ना। अब आगे बढ़ते हैं। आदि मानव का निवास स्थान, निवास मतलब रहने का स्थान, आदि मानव का निवास स्थान। आदि मानव के रहने का स्थान गुफाओं, कंदराओं, ठीक ना, और नदियों और झीलों के किनारे मिले हैं, ठीक। कंदराओं का मतलब क्या होता है, हाँ, तो ये क्या है, कंदारों, कंदारों मतलब गुफा ही होता है, लेकिन ये क्या होती है, बड़ी और गहरी खोखली जगह होती है, ठीक ना। जैसे कि एक गुफा होता है जो कि नॉर्मल, और एक बड़ी और गहरी खोखली होती है, उसको कहते हैं कंदाराओं, ठीक है। नदियों, झीलों, हाँ हम लोग क्या पढ़ रहे थे कि मानव धूप, वर्षा, हाँ, आदि मानव के रहने का स्थान गुफाओं, कंदराओं तथा नदियों और झीलों के किनारे मिले हैं, ठीक है। ये हम लोग को मिला है कि यहाँ यहाँ लोग रहते थे, उनके कुछ अवशेष मिले हैं, ठीक ना। वो यूज जो किए थे वो सब सामान कुछ कुछ मिला है, उसी से पता लगाया क्या कि इस गुफा में लोग रहते थे। कुछ चित्र मिले हैं गुफाओं में बनाए गए चित्र, तो उसी से लोग जो इतिहासकार लोग थे उन्हें ये सबूत मिला है, ठीक है। तो आगे पढ़ते हैं। मानव क्या करते थे, धूप, वर्षा, ठंडक तथा जंगली जानवरों से बचने के लिए गुफाओं और कंदराओं में रहते थे, ठीक है। नदियों और झीलों से उन्हें पीने का पानी मिल जाता था। जिस जिन जिन स्थानों पर मानव रहते थे, उन स्थानों पर अनेक प्रकार के और औजार के अवशेष मिले हैं। बहुत से औजार भी मिले हैं, जैसे कि वे औजार क्या क्या होते थे, पत्थर के होते थे नॉर्मली। उसे हम उद्योग स्थल पर आवासीय स्थल स्थल कहते हैं, उद्योग स्थल एवं आवासीय स्थल कहते हैं।
जो औजार मिले हैं उस स्थान को क्या कहा जा रहा है? उद्योग स्थल या आवासीय स्थल कहा जा रहा है। ऐसा इसलिए कि लोग अपने आवास के पास ही औजार को बनाने का काम करते थे। उद्योग स्थल क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि जहाँ वो रहते थे वहीं पर वे अपने औजार को बनाते थे। देखिए दिख रहा है आदमी जो कि बना रहा है और यहीं यह रहता भी है। ठीक है, आगे देखिए। पाषाण औजारों के निर्माण, पाषाणकालीन औजारों का निर्माण। ठीक ना बच्चों, क्या आप बता सकते हैं कि औजार कैसे बनते हैं? आज के औजार कौन बनाता है? आओ हम पता करते हैं कि पाषाणकालीन औजार कैसे बनाए जाते थे। उस काल में औजार दो तरीके से बनाए जाते थे। पहली विधि क्या थी? औजार बनाने का जो भी हमारा हथियार होता है, ठीक है ना, जैसे कि जानवरों को शिकार करने के लिए या खेती करने के लिए या कुछ भी करने के लिए जो औजार जो शिकार करके लाए उसे मांस को काटने के लिए, फलों को काटने के लिए या कुछ भी करने के लिए क्या क्या चीज़ का औजार कैसे बनाया जाता था औजार? तो पहली विधि क्या थी कि पत्थरों से टकरा कर, देखिए पत्थरों को क्या कर रहा है? पत्थरों से टकरा कर, यानी जिस पत्थर से कोई औजार बनाना होता था उस पत्थर को एक हाथ लेकर दूसरे पत्थर से क्या करना है? आज के हथौड़ी जैसा वार किया जाता था, जिससे धीरे धीरे पहली पत्थर एक निश्चित औजार के रूप में ले आती थी। एक पहला पत्थर और दो पत्थर लिया जाता था। जिसे हमें औजार बनाना है उस पत्थर को नीचे रख के और जिससे बनाना है उसे ऊपर रख के उसे मारा जाता था और जिस जिस प्रकार का मुझे आकार देना है उसी प्रकार उसे आकार दे दिया जाता था। ठीक है, अब दूसरा विधि क्या था? पत्थर से ही पत्थर का औजार बनाया जाता था। दूसरा विधि क्या था कि दूसरी विधि को दबाव विधि या वलय विधि कहते हैं। क्या कहते हैं? दबाव या वलय विधि। इसमें पत्थर को एक निश्चित जगह पर रख कर पत्थर के औजार या हड्डियों के निश्चित आकार को रखकर बड़े पत्थर से दबाकर तोड़ दिया जाता था तो दूसरा पत्थर भी औजार का रूप ले लेता था। अच्छा देखिए, इसमें क्या होता था? दबाव विधि में एक पत्थर को नीचे रख दिया है, ठीक है, उसके ऊपर पत्थरों के औजार या हड्डी को रख दिया उसके ऊपर। जैसे कि नीचे एक पत्थर रख दिया जिसको हमें बनाना है औजार, अब उसके ऊपर क्या कर दिया? हड्डी को रख दिया या कोई पहले से जो बनाया गया था वो औजार का रख दिया। अब उसके ऊपर एक वजनदार बड़ा पत्थर लगा दिया तो क्या हुआ? नीचे वाला कैसा टूटेगा? जो बीच में हड्डी या औजार वाला पत्थर है उसी का शेप में टूटेगा, उसी का आकार में टूटेगा। तो वैसा से भी बन जाता था औजार। पहला विधि तो पत्थर से पत्थर टकरा करके, दूसरा विधि क्या है? दाब विधि से। ठीक है ना। वस्तुओं का निर्माण, क्या? वस्त्रों का निर्माण, वस्तुओं नहीं, वस्त्रों का निर्माण। वस्त्रों का निर्माण पाषाणकालीन मानव जानवरों के मांस का उपयोग अपनी भूख मिटाने के लिए करते थे। जानवरों का उपयोग क्या करते थे? जानवरों का मांस भूख मिटाने के लिए करते थे। जब ठंड के मौसम में उन्हें ठंड का अनुभव होता होगा जब ठंड के मौसम में उन्हें ठंड का मौसम होता होगा तो जानवरों के खाल तथा पेड़ के पत्तियों को वह ठंड से बचने के लिए उपयोग करते होंगे। ठीक ना। उनका वह वस्त्र के रूप में उपयोग किया जाने वाला खाल या चमड़ी अस्थायी नहीं रहता होगा। ठंड का मौसम देखिए, था किस लिए नहीं कहा गया है? क्योंकि वो निश्चित नहीं है कि ऐसे ही किए थे होंगे, और किया होगा इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि वो अनुमान लगाया जा रहा है कि ऐसा ऐसा किए थे होंगे। ठीक ना, किए थे नहीं, किए होंगे। ठीक ना, होंगे में और थे में फ़र्क है। थे मतलब हम लोग जान रहे हैं कि हाँ वैसा वैसा किया ही था होगा, और होंगे मतलब अनुमान लगा रहे कि हाँ ऐसा ऐसा किया था होगा। ठीक है। ठंड का मौसम समाप्त होते ही वे उन वस्त्रों को फेंक देते होंगे क्योंकि चमड़ों से दुर्गंध आती होगी। ठीक है, समझ में आ गया यहाँ तक? अब देखिए पूरा स्थल क्या होता है? पूरा स्थल उस स्थान को कहते हैं जहाँ औजार, बर्तन और इमारतें जैसी वस्तुओं के अवशेष मिलते हैं। पूरा स्थल किसे कहते हैं? जहाँ औजार मिलते हैं, बर्तन मिलते हैं, इमारतें जैसी वस्तुओं के अवशेष मतलब
बीते हुए काल में जो यूज किया गया है उनके कुछ टुकड़े या उनके कुछ अंश अवशेष, उसी अवशेष कहते हैं, ठीक है, मिलते हैं। ये वस्तुएं जमीन के ऊपर, अंदर, कभी कभी समुद्र या नदी के तल पर भी पाई जाती है। ये या तो नॉर्मली ऊपर रहेगा या जमीन के नीचे रहेगा, खुदाई में मिल जाता है, या तो समुद्र में मिलेगा या तो नदी के तल पर मिलेगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आदि मानव के बारे में जानकारी के स्रोत। आदि मानव के बारे में जानकारी का स्रोत, जैसे कि पानी का स्रोत क्या है, चापानल। पानी का स्रोत क्या है, कुआं। तो वैसे ही आदि मानव का जानकारी का स्रोत क्या था, उसको कहाँ से हम लोग जान पाए, वो देखते हैं, ठीक है। पुरातत्वविदों को जमीन की खुदाई, पुरातत्व को जमीन की खुदाई, जमीन और झीलों के ऊपर भाग में पाषाणकालीन कुछ पत्थरों, लकड़ियों, हड्डियों के अवशेष मिले हैं, जिससे आदि मानव के जीवन के बारे में जानकारी प्राप्त होती है, ठीक ना। क्या क्या मिले, जब खुदाई किया गया ज़मीन की, तो ज़मीनों की और झीलों में के ऊपरी भाग में पाषाण काल के कुछ क्या मिले, पत्थर मिले, उस समय की लकड़ियाँ मिली, हड्डियों के कुछ अवशेष मिले, आदमी के जो हड्डी के होते हैं उसके अवशेष मिले, कुछ जानवरों के हड्डी के अवशेष मिले, ठीक है। तो जिससे आदि मानव के जीवन के बारे में जानकारी प्राप्त हुआ। चित्र संख्या 2.5, 6 और 7 में पाषाणकालीन औजारों को दिखाया गया है। इनमें विभिन्नताएं ढूंढने का प्रयास कीजिए। 2.5 में देखिए यहाँ क्या विभिन्नताएं हैं, देखिए पत्थर से प्राचीनतम औजार, बहुत बड़ा बड़ा बनाया जाता था शुरू में, कई हजार साल बाद बनाए गए औजार थोड़ा सा नुकीला बनाने लगा, इन्होंने नुकीले के बारे में समझना शुरू किया। फिर और बाद में बनाए गए पत्थर के औजार ऐसे थे, ठीक है, छोटे, आराम, मतलब जिसे फेंका जा सके और जिसे अच्छे से चलाया जा सके, ठीक है। अब आगे देखते हैं। भारत के विभिन्न स्थानों में पूरा पाषाणकालीन औजार मिले हैं, पुरातात्विक पाषाणकालीन औजार मिले हैं, मतलब पहले जो यूज किया जाता था आदि मानव लोगों के द्वारा, वो औजार कुछ कुछ मिले हैं। कहाँ कहाँ मिले हैं भारत में, देखते हैं। उड़ीसा में मयूरभंज में मिला है, मध्य प्रदेश में भीम बेटका में मिला है, राजस्थान में दिदवाना में मिला है, गुजरात में हिरन घाटी में मिला है, ठीक है। छोटा नागपुर के विभिन्न स्थलों में प्राप्त प्रागैतिहासिक उपकरण। प्रागैतिहासिक मतलब समझ रहे हैं, जब आदमी लिखने भी नहीं जानता था उस समय का सामान, ठीक ना, उस समय का उपकरण, चीज़ें, जब लोग लिखना भी शुरू नहीं किया था वो समय लोग क्या क्या यूज करता है, वो चीज़ मिला है झारखंड में, उसके बारे में हम लोग जानेंगे कौन कौन सा स्थल पर क्या क्या मिला है। अच्छा, प्रागैतिहासिक होता है, ऐतिहासिक होता है, ठीक है, ये सब समझ रहे हैं। एक क्या होता है, अध ऐतिहासिक। तो प्रागैतिहासिक मतलब क्या होता है, जब लोग लिखना भी शुरू नहीं किए थे उस समय के बारे में, और ऐतिहासिक मतलब जब लोग लिखना शुरू कर दिए पांडुलिपि में और ताड़पत्रों में, ये सब में लिखना शुरू कर दिए तब का बात है। और अध ऐतिहासिक मतलब क्या होता है, मतलब लोग लिखना तो शुरू कर दिए और उन्हें इतिहासकारों के द्वारा पाया भी गया है, लेकिन उसे अभी तक सुलझाया नहीं गया है, उसे समझा नहीं गया है कि मतलब उसे डिकोड नहीं किया गया है कि ये क्या लिखा गया है आदि मानव लोगों के द्वारा, ठीक ना। तो 3 काल होते हैं, एक प्रागैतिहासिक, एक इतिहास और एक अर्ध इतिहास। अर्ध इतिहास में हमें मतलब प्रागैतिहास में क्या होता है कि हमें कोई सबूत नहीं मिलता है क्योंकि लोग लिखना ही नहीं जानता था। इतिहास में सबूत मिलता है, ठीक ना, क्योंकि लोग लिखना शुरू कर दिया था। और अर्ध इतिहास में इसमें सबूत भी मिलता है लेकिन इसे हम लोग पूरा अभी तक जान नहीं पाए हैं, ठीक है। तो चलते हैं छोटा नागपुर के विभिन्न स्थलों में प्राप्त प्रागैतिहासिक उपकरण, मतलब जब लोग लिखने भी नहीं जानते थे उस समय के उपकरण, ठीक ना, क्या क्या सामान थे। पत्थर के कुल्हाड़ी तथा भाले थे, पत्थर के कुल्हाड़ी तथा भाले थे। झरिया के ये उपकरण कहाँ मिला था, स्थान झरिया के कोयला खदानों में।
कोयला खदान में ये मिला था, ठीक ना। अब युग क्या था, पूरा पाषाण युग था, तब ये मिला था। आगे देखते हैं, चाकू नुमा धारदार पत्थर, चाकू जैसा एक धारदार पत्थर मिला था, कहाँ, चाईबासा चक्रधरपुर के संकट संजय नदी घाटी में, ठीक है। ये नवपाषाण युग था। सुंदर कुल्हाड़ी बुढ़ा डीह तमाड़ में, ठीक, बुंदू टमाड़, ये बुंदा टमाड़ है, बुंदा बुढ़ा डीह तमाड़ में, नव पाषाण युग में। तांबे की कुल्हाड़ी मिला था, तांबे की कुल्हाड़ियाँ बसिया गुमला ताम्र युग में, ठीक है। ये कौन सा युग मिला था, ताम्र, जब तांबा का उपयोग लोग करने लगे थे उस समय ये मिला था, उस समय का ये था, क्या है, तांबे की कुल्हाड़ी, ठीक है। आगे हम लोग देखते हैं, चित्र 2.8 भीमबेटका मध्य प्रदेश में है। यह एक आवासीय पुरास्थल है, यहाँ क्या करते हैं, लोग रहते हैं, ठीक है। इस प्रकार की प्राकृतिक गुफाएं विंध्य और दक्कन तथा गुजरात के पर्वतीय इलाकों में पाई जाती है, प्राकृतिक, ओके। आग की खोज, अब आग की खोज के बारे में हम पढ़ते हैं। मानव जब पत्थरों के औजार बनाते थे उस समय आपस में दो पत्थरों को टकराने पर चिंगारियां निकलती होगी और इन चिंगारियों के द्वारा सूखी पत्तियों और घास जलने लगे होंगे। घास और सूखी पत्तियों के जलने से ठंड के दिनों में उन्हें राहत महसूस हुई होगी। तभी से मानव आग से परिचित हुआ। आग का प्रयोग अनेक कार्यों जैसे रोशनी के लिए, मांस पकाने के लिए और खतरनाक जंगली जानवरों को भगाने के लिए किया जाता होगा, ठीक ना। आज भी जहाँ घने जंगलों में से हाथियों या जंगली सुअरों का झुंड निकालता है तो लोग लंबी लकड़ियों या बांस के एक छोर पर कपड़ा बांध देते हैं, ठीक है। उससे उसमें किरासिन मतलब मिट्टी का तेल छिड़क कर आग जला देते हैं, ठीक है। इस तरह जंगली जानवर आग को देखकर भाग जाते हैं। ऐसा हमें झारखंड के सारंडा, सिल्ली, तोपचांची व टुंडी आदि क्षेत्रों में देखने को मिलता है। प्राचीन काल में आप जलाने के लिए चकमक पत्थर का प्रयोग होता था। क्या पत्थर का उपयोग होता था, चकमक, ये आसानी से चिंगारी देता था होगा। प्राचीन काल में आग जलाने के लिए किस पत्थर का उपयोग किया जाता था, ये पूछा जाएगा तो आपका उत्तर क्या होगा, चकमक पत्थर, ठीक। अब जलवायु परिवर्तन के बारे में पढ़ेंगे हम। आज से लगभग 12,000 वर्ष पहले दुनिया की जलवायु में परिवर्तन के फलस्वरूप गर्मी बढ़ने लगी। जलवायु परिवर्तन के कारण क्या हुआ, फलस्वरूप मतलब उसके कारण क्या हुआ, गर्मी बढ़ने लगी, ठीक ना। धीरे धीरे घास वाले मैदान बनने लगे और घासों को खाकर जीने वाले जानवर जैसे हिरन, बारहसिंगा, भेड़, बकरी, गाय आदि की संख्या बढ़ने लगी। अब जिस तरह का वातावरण होगा तो उस तरह के वहाँ जीव संतुलन में आ जाएंगे, वे अच्छे से जीने लगेंगे, उन्हें भरण पोषण मिलने लगा तो उनकी जनसंख्या तो बढ़ेगी ही, ठीक है। अब देखिए, उसी तरह अभी हमारा जो वातावरण है वह हमारे अनुकूल है, तो हम लोग रह रहे हैं, हमारा जनसंख्या बढ़ रहा है। अब जनसंख्या तो बढ़ रहा है, पृथ्वी तो एक ही है, अब हम लोग अंधाधुंध यूज करे जा रहे हैं, ठीक ना। तो जनसंख्या बढ़ाने से अंधाधुंध हम लोग यूज किए जा रहे हैं। अब क्या होगा कि फिर से क्या हो जाएगा, जलवायु परिवर्तन जब हो जाएगा तो फिर हम लोग विलुप्त हो जाएंगे, ठीक ना। इसी तरह होता है। मानव भी इनके खाने पीने की आदतों और प्रजनन के समय की जानकारी हासिल करने लगे। क्या करने लगे, हिरन की, बारहसिंगा की, भेड़ का, बकरी का, गाय का खाने पीने का क्या क्या आदत है उसको देखने लगे और कैसे बच्चे वो देते हैं, प्रजनन का समय क्या है, इतने महीने में देते हैं, ये जानकारी हासिल करने लगे। लोग इन जानवरों को अपनी ज़रूरतों के अनुसार पालने लगे होंगे। मौसम में परिवर्तन के अनुसार कुछ इलाकों में गेहूँ, जौ, धान से अनाज
प्राकृतिक रूप से उगने लगे होंगे। मौसम चेंज हुआ उसके कारण ही ऑटोमेटिक उगने लगा होगा, ऐसा कह रहे हैं। ठीक है। उन अनाजों के स्वाद को चखकर मानव ने भोजन के लिए इन्हें इकट्ठा करना शुरू किया होगा। उनकी स्वाद अच्छी लगी होगी तो लोग इकट्ठा करना शुरू कर दिए होंगे। ठीक ना। धीरे धीरे मानव विकास की ओर अग्रसर होने लगे। नवपाषाण युग की शुरुआत लगभग 10,000 से 4,000 ईसा पूर्व, मतलब ईसा मसीह के जन्म से पहले तक माना गया है। ठीक है। इससे मानव पूर्ण रूप से अस्थायी और विकसित हो गया था। ठीक है। ये नवपाषाण युग में क्या हुआ था, मानव विकसित हो चुका था। ठीक है ना। इसे वह नवपाषाण युग कहते हैं। इसकी विस्तृत जानकारी आपको, मतलब अच्छे से जानकारी आपको अगले अध्याय में मिलेगी। नवपाषाण के बारे में हम अगले अध्याय में अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक है। आगे यह भी जाने, आग का आविष्कार पूरा पाषाण काल में हुआ। कब हुआ? पूरा पाषाण काल में हुआ। पाषाण काल में, पूर्व पाषाण काल में मानव की जीविका का मुख्य आधार शिकार था। पूर्व पाषाण काल में मुख्य आजीविका क्या था? क्या था? शिकार ही था। ठीक है। जैसे कि अभी हमारा आजीविका क्या है? कुछ भी जॉब करना या कुछ भी बिजनेस करना, ये सब क्या है? आजीविका है। आजीविका मतलब जीवन को यापन करने के लिए संसाधन जुटाने के खर्चे। ठीक है। शिकार से ही लोग अपना भोजन पालन पोषण सब करते थे। पहिए का आविष्कार नवपाषाण काल में हुआ था। ये पूर्व पाषाण काल में नहीं हुआ था। पूर्व पाषाण काल में नहीं, ये नवपाषाण काल में हुआ था। कृषि की शुरुआत नवपाषाण काल में हुई थी। कृषि का शुरुआत भी नवपाषाण काल में हुआ था। शैल चित्रकारी, रॉक आर्ट, मतलब जो पत्थरों में जो चित्र बनाए जाते थे उसे कहा जा रहा है शैल चित्रकारी। देख रहे हैं, दो तरफ बना दिया है। क्या बनाया है? जंगली बैल। ठीक ना। आइए, प्राचीन काल में लोग जिन गुफाओं और कंदराओं मतलब मैंने समझाया गुफा के जैसा ही होता है, लेकिन वो अधिक गहरा, अधिक खोखला होता है। कंदराओं में रहते थे, उन्हें सजा कर रखना सीख गए होंगे। उन्हें सजा करके रखना है, वो सीख गए होंगे। उन्होंने अपने औजारों को परिष्कृत करके कलात्मक ढंग से प्रभावशाली फलक का निर्माण किया और पाषाण खंड पर आकृति को उकेर करके प्रथम काल का निर्माण किया, जिसे शैल चित्र कहते हैं। ठीक है। ये जो चित्र होते थे वो उन्होंने सजाने का सीख लिया होगा। उन्होंने अपने औजार को परिष्कृत किया, मतलब सुधारा। ठीक ना। और कलात्मक ढंग से प्रभावशाली फलक का निर्माण करते हुए पाषाण खंड की आकृति को उकेर करके प्रथम काल का निर्माण किया। ठीक ना। वे इन चित्रों को खाली समय में मेहनत से बनाकर खुशी का अनुभव करते थे। इन चित्रों का विषय मुख्यतः क्या होता था? किस विषय में ये चित्र बनाया करते थे? आखेट, पशु पक्षी का बनाते थे चित्र, पेड़ पौधे के चित्र बनाते थे, वह ज्योमती आकृति के नमूने होते थे। ठीक है। ऐसी चित्रकारी हमें अजंता एलोरा महाराष्ट्र, भीमबेटका मध्य प्रदेश, बिहार के भागलपुर, राजगीर तथा झारखंड के हजारीबाग से प्राप्त हुए हैं। ठीक है। इन स्थानों से प्राप्त हुए हैं। आगे, बुल्लू इमाम का जन्म। बुल्लू इमाम के बारे में पढ़ रहे हैं हम लोग। बुल्लू इमाम का जन्म 31 अगस्त 1942 ईस्वी को हुआ था, मतलब आज़ादी से 5 साल पहले इनका जन्म हुआ था। पर्यावरणविद होने के साथ साथ झारखंड में आदिवासियों की कला एवं धरोहर को एक अंतर्राष्ट्रीय पहचान बनाने में जुटे हुए थे। ये पर्यावरण के ऊपर तो जलवायु जो परिवर्तन होता था जिसके कारण उस पर तो ध्यान देते ही थे, लेकिन ये झारखंड में जो आदिवासियों थी उनकी कला और धरोहर को भी आगे बढ़ाते थे। कहाँ तक? अंतर्राष्ट्रीय
पहचान बनाने में जुटे हुए थे। इन्होंने हजारीबाग के इसको गांव में पहले शैलचित्र की खोज की थी। सबसे पहले शैलचित्र की खोज की थी। ठीक है, जो आप देख रहे होंगे यहाँ बना हुआ है। ठीक, कर्णपुरा घाटी में इन्होंने कई और शैलचित्रों की खोज की। कोहबार और सोहराय चित्रकार को इन्होंने अंतर्राष्ट्रीय मंच प्रदान किया, अंतर्राष्ट्रीय मंच तक ले गए इन्होंने। ठीक, इन्होंने ट्राइबल वुमेन आर्टिस्ट को ऑपरेटिव के द्वारा क्या किया, कोहबर और सोहराय चित्रकार का ऑस्ट्रेलिया, यूरोप और यूके में प्रदर्शनकारी लगातार झारखंड के चित्रकला को आकर अंतर्राष्ट्रीय मंच प्रदान किया। देखिए कितने बड़े अहदे पर इन्होंने ले गया उन चित्रकारों को। इन्होंने झारखंड की जनजाति कला एवं संस्कृति पर कई फिल्मों का निर्माण किया है। झारखंड की जो जनजाति कला है और संस्कृति है, उन पर बहुत सी फिल्म इन्होंने निर्माण किया है। वह कई पुस्तकें भी लिखी है इन्होंने, बुलु इमाम ने। इसी योगदान के लिए इन्हें वर्ष 2011 में गांधी अंतर्राष्ट्रीय शांति पुरस्कार भी मिला है। इन्हें क्या 2011 में गांधी अंतर्राष्ट्रीय शांति पुरस्कार मिला है। ठीक है, आगे देखते हैं। झारखंड के हजारीबाग, देखिए झारखंड के हजारीबाग, गढ़वा, रांची, कोडरमा और गिरिडीह आदि कुछ जिलों में शैलचित्र प्राप्त हुए हैं, जिसके खोजकर्ता निम्न व्यक्ति हैं और कौन कौन खोजे हैं वो उनका नाम दिया हुआ है। ठीक है, हजारीबाग में किसने खोजा था, बुलु इमाम ने। गढ़वा में डॉक्टर राजेंद्र तिवारी ने। रांची में डॉक्टर विबुला जायसवाल ने। कोडरमा गिरिडीह में डॉक्टर AK प्रसाद ने खोजा था। शैलचित्र के बारे में, भवनाथपुर गढ़वा के शैलाश्रय भवनाथपुर प्रखंड के घने जंगल में कैमूर पर्वत पर अवस्थित है। ठीक है, ये कहाँ पर है, कैमूर पर्वत पर स्थित है, जो कि बहुत घना जंगल है। कैमूर की ये पहाड़ियाँ चूने पत्थर की है। ये पहाड़ियाँ जो है ये चूने पत्थर की है, जो शैलाश्रयों के प्राकृतिक रूप में सर्वदा अनुकूल है। जो शैलाश्रय जो रहते थे उनके लिए बहुत प्राकृतिक रूप से ये अनुकूल था, अच्छा था। यहाँ चित्रों को गेरू मिश्रित घोल और कूची की सहायता से बनाया गया है। क्या क्या से बनाया गया है, गेरू मिश्रित घोल और कूची की सहायता से बनाया गया है। अधिकांश चित्रण प्राकृतिक शैली के हैं। पशु चित्रों का रेखांकन बड़ा ही स्वाभाविक है। यहाँ पशु का जो चित्रण है वो एकदम स्वाभाविक है। पशु का तो बनाते ही हैं। ठीक है, इन पशुओं की आकृति में हिरण एवं बारहसिंगा प्रमुख है। अब पशुओं में भी कौन कौन प्रमुख है, हिरण, बारहसिंगा और हिरण प्रमुख है। ठीक है, इन शैल चित्रों में चिन्हित एवं संकेत भी देखने को मिलता है। कुछ चिन्ह और संकेत देखने को मिलता है। शैल चित्र जो हजारीबाग का इसको ग्राम में मिला, वो जो बुल्लू इमाम ने खोजा था। ठीक है, अब देखिए हजारीबाग जिले में बड़गांव प्रखंड के अवस्थित इसको ग्राम में पहाड़ी में शैल चित्र की खोज बुल्लू इमाम ने की थी। यहाँ 3 शैलाश्रय के अंदर शैलचित्र मिले थे। ठीक, क्या क्या था 3 शैलाश्रय। यह एक पहाड़ी के अंदर विद्यमान था। ये कहाँ था, एक पहाड़ी के अंदर था। यह काफ़ी बड़ा है। इसके अंदर एक नाला है जो सालों भर बहता है। क्या है, सालों भर बहता है। इस नाले से मध्य पाषाणकालीन प्रस्तर औजार प्राप्त हुए हैं। ठीक है, यहाँ औजार भी प्राप्त हुए हैं, जिससे मध्य पाषाण काल में मानव इस क्षेत्र में रहने की पुष्टि हुई है। जिससे पता चला है कि यहाँ मानव रहते थे, पुष्टि हुई है, पता चला है। ठीक है, दीवारों पर पशुओं व वनस्पतियों के सुंदर शैलचित्र बने हुए हैं। दीवारों पर
पशुओं और वनस्पतियों के सुंदर सुंदर शैल चित्र बने हुए हैं। शैल चित्र 2 में क्या है, यह छोटे आकार का प्राकृतिक गुफा है। यह कोहबर नाम से कोहबर नाम से क्या है, प्रसिद्ध है, फेमस है। ठीक है, तीसरा नंबर में यह इस शैलाश्रय के अंदर 26 × 3.5 मीटर का चित्र मिला, मतलब बहुत ही बड़ा। इसमें मानवों एवं पशुओं का अंकन प्रमुखता से मिलता है। इसमें पशु और मानव दोनों का चित्रण है। मनुष्य के हाथ एवं पैर स्पष्ट रूप से अंकित हैं। कुछ स्थानों पर एक पुरुष अपने कंधों पर शिकार लिए हुए हैं। यह आखेट का दृश्य है। ठीक है, अब हम लोग क्वेश्चन करते हैं। पहला क्या है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो क नंबर में क्या है, आदि मानव खाली स्थान में रहते थे। तो आदि मानव कहाँ रहते थे, गुफाओं में और कंदराओं में। कंदराओं मतलब गुफा के जैसा ही, लेकिन ज़्यादा खोखला और ज़्यादा गहरा था। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन क्या है कि पुरातात्विक स्थल की खोज करने वाले को क्या कहते हैं, पुरातात्विकता, है ना, क्या कहते हैं, पुरातत्ववेत्ता कहते हैं। पाषाणकालीन औजार झारखंड के किस किस जिले में पाए गए हैं, किस किस जिले में पाए गए हैं, हजारीबाग, रांची, कोडरमा, गिरिडीह, ये सब में पाए गए हैं। तो हम लोग 3 लिखना है। भीमबेटका खाली स्थान राज्य में है, किस राज्य में, मध्य प्रदेश में। पूरा पाषाण काल का समय कितना साल पहले था, 12,000 साल पहले। एक चीज़ हमने छोड़ा है, वो हम देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर देखिए, पाषाण काल में देखिए, पाषाण काल के विभिन्न चरण क्या थे। पाषाण काल के मुख्य 3 भागों में बांटा गया है। पाषाण काल को 3 मुख्य भागों में बांटा गया है। पहला, पूरा पाषाण काल 20 लाख साल पहले और अभी से 12,000 साल पहले तक था। मध्य पाषाण काल में 12,000 साल से शुरू हुआ था और 10,000 साल पहले आज से तक चला था। और नौ पाषाण काल में 10,000 तक से अभी आज से 4,000 साल पहले तक। ठीक है, ये पाषाण काल का विभिन्न चरण है। तो हमारा क्वेश्चन में क्या है, पूरा पाषाण कितने साल पहले तक था, 12,000 साल पहले तक था। ठीक है, फिर क्या है क्वेश्चन, दूसरा नंबर, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखें। आखेटक या खाद्य संग्राहक किसे कहते हैं। आखेटक या खाद्य संग्राहक किसे कहते हैं, खाद्य संग्राहक इसे ही पता चलता है, खाना का संग्रह करने वाले, जमा करने वाले को खाद्य संग्राहक कहते हैं। तो उसे हम लिखते हैं कैसा, देखते हैं कैसा लिखे हैं। जो लोग खाने के लिए जंगली जानवरों को शिकार करते थे, मछलियाँ या चिड़ियाँ पकड़ते थे, फल, कंद, मूल, दाने, पौधे, पत्तियाँ एवं अंडे इकट्ठा करते थे, वे क्या कहलाते, आखेटक और खाद्य संग्राहक कहलाते थे। ठीक है, अब दूसरा क्वेश्चन, आदिवासी तथा उद्योग स्थल किसे कहा जाता है। जहाँ लोग नहीं, आदिवासी नहीं जी, आवासीय तथा उद्योग स्थल किसे कहा जाता है। आवासीय और उद्योग स्थल मतलब जहाँ रहने का भी काम करते थे लोग, और जहाँ उद्योग मतलब औजार भी बनाते थे। ठीक ना, जिन स्थानों पर मानव रहते थे और उन स्थानों पर अनेक प्रकार के औजार के अवशेष मिले, जिस जगह लोग रहते थे उसी स्थान पर औजार भी बनाया करते थे। ठीक है, ग नंबर में, आग की खोज मानव द्वारा किस प्रकार की गई होगी। किस प्रकार, मानव जब पत्थर से औजार बनाते थे उस समय आसपास में 2 पत्थर को टकराने से चिंगारियां निकलती होगी, और इन चिंगारियों के द्वारा सूखी पत्तियों और सूखी घास जलने लगी होगी। ठंड के दिनों में इन्हें राहत मिली महसूस हुई होगी, तो इन्हें पता चला होगा आग का महत्व और आग की खोज हो गई होगी। चौथा क्वेश्चन क्या है, शैल चित्रकारी का क्या अभिप्राय है। शैल चित्रकारी का क्या अभिप्राय है। ठीक है,
शैल चित्रकारी का क्या अभिप्राय है? प्राचीन काल में लोग जिन गुफाओं और कंदराओं में रहते थे, उन्हें सजा कर रखना सीख चुके थे। क्या किए थे? सजा कर रखना सीख चुके थे। उन्होंने अपने औजारों को परिष्कृत करके, मतलब नुकीला करके, कलात्मक ढंग से प्रभावशाली फलक का निर्माण किया और पाषाण खंड पर आकृति को ओरेक करके, यहाँ क्या होगा? ओरेक होगा, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर ओरेक होगा, ओरेक। ओरेक, ओरेक करके प्रथम, देखिए ओरेक करके प्रथम काल का निर्माण किया। काल होगा, कल हो गया है, काल। काल का निर्माण किया, ठीक है। आगे चलते हैं, क्या क्वेश्चन कह रहा है। अंगा नंबर क्या है कि जलवायु परिवर्तन ने मानव विकास को किस प्रकार प्रभावित किया था। जलवायु जो परिवर्तन हुआ वो मानव को किस प्रकार प्रभावित किया था, ये कह रहा है, ठीक है। हाँ, तो इसका आंसर क्या होगा कि जलवायु परिवर्तन, देखिए जलवायु परिवर्तन के कारण मानव धीरे धीरे विकास की ओर अग्रसर होने लगा। क्यों? क्योंकि जलवायु जब परिवर्तन हुआ तो गर्मी का मौसम आने लगा, ठीक ना। गर्मी का मौसम जब आया तो वहाँ पेड़ पौधे ना होकर के घास ज़्यादा उगने लगे। अब घास खाने वाले जानवर वहाँ बसने लगे, जैसे कि गाय, बारहसिंगा, हिरन, ये सब, बकरी सब, भेड़ सब, ये सब बसने लगे। तो लोग उनकी जो दैनिक जीवन है उनको देखने लगे, मतलब वे कैसे प्रजनन करते हैं, कितने महीने में प्रजनन करते हैं, खाने का क्या क्या उन लोगों का आदत है, वो सब देखने लगे। और उन्हें अपनी सुविधा के लिए उन्हें पालने पोसने लगे। फिर बहुत सी कहीं अनाज कुछ उगा तो उसका स्वाद अच्छा लगने लगा, तो फिर वो अनाजों को इकट्ठा करने लगे और इस तरह विकास का प्रगति होने लगा जलवायु परिवर्तन के कारण, ठीक है। आगे देखते हैं। आदि मानव क्या है? आदि मानव कहाँ रहा करते थे? और गुफाओं में रहते थे। और कहाँ रहते थे? जहाँ ज़्यादा कंदराओं में रहते थे, गुफाओं और कंदराओं में रहते थे, ठीक है। क्या आप उन जगहों पर रहना पसंद करेंगे? अगर नहीं तो क्यों? क्या आप उन जगहों पर रहना पसंद करेंगे? तो रहना तो पसंद नहीं करेंगे, क्यों? क्योंकि ना वहाँ सोने के लिए आरामदेह आपको मिलेगा, ना आपको खाने का आरामदेह मिलेगा, ना आपको लाइट्स की सुविधा होगी, वहाँ जानवरों से भी आपको खतरा है, ठीक है। बहुत तरह का दिक्कत है, ठीक है ना। दूसरा क्वेश्चन, आदि मानव के काल को पाषाण काल क्यों कहते हैं? आदि मानव को काल को पाषाण काल क्यों कहा जाता है? क्योंकि उसमें जितने भी औजार होते थे वो पत्थर के होते थे, है कि नहीं? इसलिए उस समय के युग को पाषाण काल कहा जाता है, ठीक है। आगे देखते हैं। आइए करके देखें। एक शिकारी का चित्र बनाइए, इसकी तुलना पृष्ठ 13 पर दिखाए चित्र से कीजिए। आप इनमें क्या समानताएं या भिन्नताएं देखते हैं? एक शिकारी का चित्र बनाना है और जो 13 नंबर पेज में है उस चित्र से आपको कंपेयर करना है, तुलना करना है और देखना है कि क्या अंतर है। पेज नंबर 13 में देखिए, ये चित्र आपको बनाना है, यही ऐसा चित्र बनाना है और इससे क्या करना है, आपको कंपेयर करना है, ठीक है।
अब अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, इस पाठ में दिए गए महत्वपूर्ण पुरास्थल की सूची बनाइए और भारत का मानचित्र बनाकर उस स्थान पर पुरास्थलों को अंकित कीजिए। क्या क्या पूरा स्थल था, कहाँ कहाँ क्या क्या सामान पाया गया था, वो स्थान को दर्शाना है भारत का मानचित्र बना के। ठीक है, तो ये अध्याय पूरा ख़त्म हो गया और आशा करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आया होगा, और समझ में नहीं आया है तो आप कमेंट्स करें और मैं फिर से इसका वीडियो डालने का कोशिश करूँगा, या जिस टॉपिक हाँ जिस लाइन को आपको समझ में नहीं आया है उस लाइन पर बात करें, मैं उसे फिर से दोबारा आपको रिप्लाई में करूँगा या फिर से एक नया वीडियो बना दूँगा। ठीक है, आप कमेंट्स ज़रूर करें, और मैंने जैसा कि शुरू में कहा था, आचार्य जी की शिक्षाओं से आप जल्द से जल्द जुड़िए। विद्यार्थियों के लिए लगभग 1000 से अधिक वीडियोस हैं आचार्य जी की, जो कि आचार्य जी ने विद्यार्थियों के जीवन के बारे में बताया है। वे IIT, IIM, IAS निकाल चुके हैं, ठीक है ना। वे बड़े बड़े जो विश्वविद्यालय हैं, IIT, IIM जाते रहते हैं, वहाँ के विद्यार्थियों की जो प्रॉब्लम्स होती हैं, जो वो प्रॉब्लम्स फेस कर रहे होते हैं, उनकी सॉल्यूशन वे बताते हैं, तो वो लाइव होती है सारा चीज़। तो आप जुड़िए आचार्य जी की शिक्षाओं से जितना जल्दी, ठीक ना। और नमस्कार।